हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए दो खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अपने हेडफोन्स लगाइए और मज़े लीजिए। मेरा नाम आशुतोष है। मैं मुंबई में रहकर जॉब करता हूँ और मेरा घर यूपी में है। वैसे तो मैं अपने घर बहुत कम ही आ पाता हूँ। जब कोई त्यौहार की छुट्टियाँ होती हैं तभी मैं अपने घर आता हूँ। ऐसे ही एक बार मैं होली की छुट्टियों पर अपने घर आ रहा था। घर आते आते आधी रात हो चुकी थी और करीब 1 बज चुका था। तो हाईवे से गांव तक मुझे पैदल ही आना था। और गांव आने के लिए रात में कोई भी टैक्सी या ऑटो नहीं था। हाईवे से गांव तक एक कच्चा रास्ता जाता था जो कि 1 किलोमीटर था। तो मैं उसी रास्ते से पैदल पैदल अपने घर आ रहा था। और 200 मीटर चलने के बाद मेरे गांव का एक बड़ा सा तालाब पड़ता था। तो मैं तालाब तक पहुंचा ही था, तभी मुझे तालाब के किनारे कोई बैठा दिखा। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये तो मेरे मोहल्ले के जयकिशोर भैया हैं। मैंने जयकिशोर भैया से नमस्ते किया तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरी तरफ हाथ दे दिया और वो फिर से तालाब की तरफ देखने लगे। मैंने उनसे सवाल किया कि जयकिशोर भैया, आप आधी रात में यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे लगा कि जयकिशोर भैया ने शराब पी होगी और घर में लड़ाई करके यहाँ आकर बैठे होंगे। फिर से मैंने कहा, जयकिशोर भैया आइए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, मेरे साथ चलिए। तो वो बहुत अजीब तरीके से उठे और उठकर मेरे साथ साथ चलने लगे। मैंने ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं ये देख पा रहा था जयकिशोर भैया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कपड़े पहने नहीं हैं बल्कि टांग दिए गए इनके ऊपर। और वो बहुत अजीब तरीके से चल रहे थे, जैसे लगता था वो चलना भूल ही गए हों। मैं चलते चलते उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो वो बहुत अजीब तरीके से हाँ या ना में उत्तर दे रहे थे। मैंने ज़्यादा इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मैं चलता चला जा रहा था। मैं गांव तक पहुंचने ही वाला था, उससे पहले मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया और उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ पहुंची हो अभी तुम? मैंने उनसे कहा कि तालाब के पास मुझे जयकिशोर भैया मिल गए थे, तो मैं उनके साथ ही पैदल पैदल आ रहा हूँ। इतना सुनते ही मम्मी ने फ़ोन काट दिया और जैसे ही फ़ोन कटा तो मैंने देखा कि जयकिशोर भैया वहाँ पर नहीं थे। मैं इनको इधर उधर ढूंढने लगा। कुछ सेकंड के लिए मैं वहाँ पर खड़ा हो गया और जयकिशोर भैया को इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। ऐसा लग रहा था कि वो गायब ही हो गए हों। इस बात से मैं सोच में पड़ गया था। तभी देखा कि मेरे पापा साइकिल से आ रहे हैं। तो पापा से मैंने कहा कि तालाब से जयकिशोर भैया मेरे साथ साथ आ रहे थे और अचानक कभी पता नहीं कहाँ चले गए। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, घर चलो मैं सब बताता हूँ। फिर पैदल पैदल पापा के साथ मैं अपने घर पहुंच गया था। फिर यही बात फिर से मैंने अपनी मम्मी को बताई। उन्होंने कहा, तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मैं तुरंत सो गया। और सुबह जब मैं उठा तो मेरे पापा ने बताया 1 हफ्ते पहले जयकिशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं ये सोचने लगा कि रात में मैं जिससे बात कर रहा था, जिनके साथ मैं पैदल आ रहा था, वो उनका भूत या उनकी आत्मा थी। फिर पापा ने बताया कि जयकिशोर ने बहुत शराब पी रखी थी और तालाब में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन नशे में होने के कारण वो तैर नहीं पाए और उसी में डूब गए। मेरा नाम विजय है और मैं यूपी के पीलीभीत ज़िले से हूँ। मैं एक लाइट टेंट और डेकोरेशन वाली शॉप पर काम करता हूँ, जिसमें कि हमारी अलग अलग जगह पर साइट लगती है, जैसे कि शादी, रिसेप्शन, तिलक, एनिवर्सरी। मेरे 2 दोस्त साथ रहते हैं जिनका नाम अभय और अमन है, जिसमें कि अमन एक पिकअप ड्राइवर है। उसका काम होता है शॉप से लेकर साइट तक पिकअप से सारे सामान को पहुंचाना। मैं और अभय मिलके लाइट और डेकोरेशन का सारा काम देखते हैं। ऐसे ही एक बार गांव से काफ़ी अंदर हमारी साइट लगी हुई थी। हम सब ने मिलके लाइट और डेकोरेशन के सारे सामान को पहुंचा दिया था। सब कुछ अच्छे से हो गया था और उस शादी में हम 2-2 घंटे करके ही सो पाए थे। यानी कि हमारा काम होता था तो हम सो नहीं पाते थे अच्छे से। खैर, हम तीनों ने उस शादी में बहुत मेहनत की थी। सब कुछ अच्छे से हो गया था। अगली सुबह सारे सामान को फिर से शॉप तक लाना था, तो अगली सुबह से हमने फिर से काम शुरू कर दिया। डेकोरेशन और लाइट के सारे सामान को शॉप तक पहुंचाने लगे। लगभग सारा सामान हमारा शॉप तक पहुंच चुका था। लास्ट में हमारा
जनरेटर रह गया था और हमने शॉप के जो मालिक थे उनसे बता दिया था कि जनरेटर को हम अगली सुबह ले आएंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन तक हमारी कोई साइट नहीं थी। ये बात मैंने उनको शाम के 7 बजे बताई थी। मुझे लगा कि वो मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जनरेटर को ऐसे वहाँ किसी के घर में नहीं छोड़ सकते हैं, तुम लोगों को अभी उसको लेकर आना होगा। लेकिन एक बार हमने उनसे कहा भैया हम सुबह उसको ले आएंगे। वैसे भी उन्होंने पेमेंट कर ही दिया है, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े थे, तो अब हमें रात में ही उनके यहाँ जाने की मजबूरी थी। गांव तक जाने में हमें करीब 2 घंटे लगने थे। रात के 8 बजे ही हम उस गांव के लिए निकल गए जहाँ पे हमारी शादी की साइट लगी हुई थी। मैं और मेरा दोस्त अमन ही जा रहे थे। अब मैं अपने घर चला गया था। गांव का जो रास्ता था वो एकदम कच्चा था, बीच बीच में कई गड्ढे थे जिसमें हमें गांव तक पहुंचने में काफ़ी समय लगना था। खैर हम लोग 10 बजे तक वहां पर पहुंच गए। वहां से सिर्फ हमें आना जाना ही था। हमने पहुंचकर जनरेटर को पिकअप में चढ़वाया और वहां से निकलने लगे। निकलते समय रात के 10 बज चुके थे। धीरे धीरे ही करके हम लोग जा रहे थे, जिसमें काफ़ी समय लग रहा था। धीरे धीरे हम लोग इसलिए जा रहे थे ताकि जनरेटर को कोई नुकसान ना हो सके। ऊपर से वो जो रास्ता था वो एकदम कच्चा और गड्ढेदार था। मेरा दोस्त जो अमन था वो काफ़ी नाराज़ था और वो गुस्से में उल्टे सीधे तरीके से पिकअप को चला रहा था। मैंने अपने दोस्त अमन से कहा कि अब गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं, वैसे भी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तो अब खुशी खुशी ही हमको ये काम कर लेना चाहिए और तू आराम से पिकअप ले चल। लेकिन वो अपने गुस्से में ही पिकअप को चलाया जा रहा था। फिर एक जगह पर पहुंचकर हमने ध्यान दिया कि पिकअप का जो टायर है वो हल्का हल्का झटका ले रहा है। मैंने अमन से कहा कि पिकअप रोक कर चेक कर लेते एक बार, क्योंकि टायर पर बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ रहा था। तो पिकअप को अमन ने वहीं पर रोक दिया। हम दोनों ने नीचे उतर कर देखा, टायर पंचर हो चुका था, जो कि हल्का फट भी गया था। टायर पंचर होने पर मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैं अमन के ऊपर गुस्सा होने लगा और अमन भी गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उसने टायर पर एक लात मारी और शॉप के मालिक को बार बार वो गाली दे रहा था। मैंने अमन से कहा कि अब गाली देने का या बड़बड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब टायर को चेंज करना होगा। जहाँ पे हमारा पिकअप रुका था उसके बगल में ही एक बड़ा सा शमशान घाट था। मैंने अमन से कहा अरे यार पिकअप को यहीं पे खराबी होना था, लेकिन अमन गुस्से में गालियाँ दिए जा रहा था। मैंने अमन से कहा कि तुम शांत रहो और टायर को चेंज करते हैं। अमन ने पिकअप से टायर को निकाला, टायर को चेंज करने लगा। वो टायर को चेंज ही कर रहा था, उसने दाईं तरफ शमशान घाट में किसी को देख लिया। उसने मुझसे डरते हुए कहा भाई वहाँ पर अभी कोई था और शमशान घाट के पीछे जो एक पेड़ लगा हुआ है उस पर अभी कोई चढ़ रहा था। मुझे लगा कि अमन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने अमन से कहा भाई तू टायर चेंज कर, अभी मजाक का वक्त नहीं है। उसने मुझसे कहा नहीं भाई मैंने सच में किसी को भी देखा था। मैंने तब भी अमन की बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने अमन से कहा कि तू उधर मत देख, तू टायर की तरफ ध्यान दे। तब तक शमशान घाट की तरफ मेरी भी नज़र गई। मैंने देखा एक औरत जिसके काफ़ी लंबे लंबे बाल थे और वो आकार में बहुत बड़ी थी, शमशान घाट से हमारी तरफ ही बढ़ रही थी। अब हम पिकअप को भी लेकर कहीं नहीं जा सकते थे और मैं देख रहा था तो अमन की भी उधर निगाह चली गई। अमन ने भी उसे देख लिया। अमन बहुत ज़ोर से डर चुका था। अमन ये सब देख के रोने लगा। हम दोनों को ये सब समझते देर नहीं लगी कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। फिर हम लोग पीछे की तरफ भागने लगे। जिस तरफ गांव था वो हमें पीछा कर रही थी। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम ले रहे थे। हम लोग ज़ोर ज़ोर से यही कह रहे थे भगवान हमारी रक्षा करो, और मैं हनुमान जी का नाम भी ज़ोर ज़ोर से ले रहा था। और काफ़ी दूर तक वो चुड़ैल हमारे पीछे पीछे आई। फिर हमें एक मंदिर दिखा। हमने चैन की सांस ली और मंदिर के अंदर ही चले गए। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो अब वहाँ पर नहीं थी। जैसे लग रहा हो एकदम से वो गायब ही हो गई हो।
फिर पूरी रात हम दोनों उस मंदिर में ही बैठे रहे। जब अगली सुबह मंदिर के एक बाबा आए तब हमने उनको पूरी बात बताई। वो बाबा काफ़ी ज्ञानी थे। वो हम लोगों को देखकर ही समझ गए कि हमारे साथ कोई ऐसी ही घटना घटी है। बाबा ने हमसे कहा कि तुम दोनों शमशान घाट के बाहर खड़े थे और ज़ोर ज़ोर से गालियाँ दे रहे थे, जो कि ये सब नहीं करना चाहिए, जिस वजह से ये सब चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ गईं। शमशान घाट या कब्रिस्तान, इन सब के बाहर हमेशा शांत रहना चाहिए। ऐसी जगहों पर गालियाँ या ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, जिस वजह से नकारात्मक ऊर्जा हमारे पीछे पड़ जाती है। लेकिन बेटा, आगे से हमेशा ध्यान रखना कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। फिर उन बाबा ने हमारे दोनों हाथों पे लाल धागा बांधा और माथे पे भभूत लगा दिया। फिर वो बाबा हम लोगों को पिकअप के पास छोड़ने आए। फिर अमन ने टायर को सही किया और हमारा पिकअप जाने के लिए रेडी हो गया था। हमने बाबा को धन्यवाद किया और बाबा से हमने कहा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।